अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो इस लेक्चर में पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कि ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सी टाइप्स होती हैं। इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारी टाइप्स हैं ऑपरेटिंग। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जीक्यूशन टाइम जो जॉब के लिए होता है उसे दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। वो कौन सा होता है? सीपीयू टाइम और इनपुट आउटपुट टाइम। सीपीयू टाइम क्या होता है? वो टाइम जो स्पेंड किया जाता है सीपीयू में उसे हम क्या कहते हैं? सीपीयू टाइम। और इनपुट आउटपुट टाइम कौन सा होता है? वो टाइम जो स्पेंड किया जाता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए उसे हम कहते हैं इनपुट आउटपुट टाइम। इन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कैसे होता है? पहले एक जॉब की जाती है, फिर क्या किया जाता है? दूसरा कोई काम को शेड्यूल किया जाता है। सीपीयू आइडलनेस यानी बहुत ज़्यादा टाइम सीपीयू बेकार रहता है, यानी जब तक एक प्रोसेस नहीं होगा तब तक दूसरे प्रोसेस की तरफ वो जा ही नहीं पाएगा। इसलिए सीपीयू क्या रहता है? बहुत ज़्यादा टाइम फारिग रहता है। द थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज। जो थ्रूपुट होती है सिस्टम की वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब थ्रूपुट होती क्या है? द नंबर ऑफ जॉब्स कंप्लीटिंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम। यानी एक वक्त में जितनी जॉब्स की जा सकती हैं करता है सीपीयू, उसे हम कहते हैं थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम। यानी क्या? एक यूनिट टाइम में जितनी जॉब्स कंप्लीट की जाती हैं उसे कहते हैं थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम। अब हमारे पास हम देखते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स क्या हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल IBM ऑपरेटिंग सिस्टम 2 है। और अब हम उसकी वर्किंग चेक करते हैं, वर्क कैसे करता है। हमारे पास समझ लें ये ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टैक है, हमारे पास ये मेमोरी है। मेमोरी में से जो जॉब 1 होगी वो जाएगी सीपीयू के पास, सीपीयू के पास जाएगी। जॉब 1 गई हमारी सीपीयू के पास। जब तक ये जॉब 1 कंप्लीट नहीं होती, फॉर एग्जांपल जॉब का काम था कि उसे इनपुट आउटपुट कोई काम था, तो वो क्या करेगा? इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट करेगा। जब तक ये इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट फुलफ़िल नहीं होती तब तक कोई और काम नहीं किया जाएगा। तब तक क्या रहेगा? हमारा सीपीयू आइडल रहेगा, यानी फारिग रहेगा। तो इसमें क्या होता है आपको समझ आ गई? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जब तक एक काम पूरा नहीं होता तब तक दूसरे काम को सीपीयू के पास नहीं भेजा जा सकता। तो ये इस तरह हमारे थ्रूपुट के टाइम को बढ़ा देता है। अब हमारे पास आता है मल्टी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। इस ये दो हिस्सों में है, मल्टी और क्या है इसका एक प्रोग्रामिंग। मल्टी का मतलब क्या होता है? मैनी। इसके नाम से ही पता चलता है, यानी ये एक साथ बहुत से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, यानी बहुत से काम कर सकता है। मल्टी प्रोग्रामिंग allows the system to increase the CPU utilization by ensuring that the CPU always had a job to execute. मल्टी प्रोग्रामिंग ये हमारे सिस्टम की यूटिलाइजेशन को बढ़ाता है सीपीयू, यानी सीपीयू कभी भी फारिग नहीं रहता। और ये इस बात की यकीन दहानी कराता है कि सीपीयू के पास कोई ना कोई काम करने के लिए ज़रूर हो। इंक्रीज थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम, यानी एक वक्त में कई ज़्यादा काम हमारा सीपीयू कर सकता है। अब हमारे पास ये हमारी मेमोरी है, इसमें हमारे पास बहुत से प्रोग्राम्स पढ़े हैं, बहुत से प्रोग्राम्स हैं, यानी बहुत से काम पढ़े हैं। प्रोसेस 1 2 3 4। सीपीयू क्या करेगा? इसमें सीपीयू क्या काम करेगा? फॉर एग्जांपल हमारी जो प्रोसेस 1 था वो हमारा सीपीयू के पास गया है, प्रोसेस 1। और इस प्रोसेस 1 को जो काम करना था उसमें कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन उसे करना है। तो वो ये प्रोसेस 1 क्या करेगा? यहाँ से सीपीयू के पास निकलेगा, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो सीपीयू क्या करेगा? इस प्रोसेस को अपने अंदर से निकाल के इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के पास भेज देगा। और क्या करेगा? खुद आइडियल नहीं रहेगा, इसके पास क्या फिर क्या करेगा? अपने लिए कोई दूसरा प्रोसेस मंगा लेगा। और वो अब क्या करेगा सीपीयू? अब प्रोसेस 2 को ये करेगा। सीपीयू कभी भी आइडियल नहीं रहता, ये क्या करेगा? हमेशा क्या करेगा? कोई ना कोई प्रोसेस करता रहेगा। यानी अगर उसे वेट भी करना पड़ रहा है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए, तो वो क्या करेगा? जो प्रोसेस है जिसमें इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है उसे सेंड कर देगा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए। और अब खुद आइडियल, अब वो खाली हो गया तो वो खुद आइडियल नहीं रहेगा, वो क्या करेगा? सेकंड प्रोसेस को
एग्जीक्यूट करेगा। व्हेन द करंटली एग्जीक्यूटिंग जॉब हैज़ टू वेट, जब करंटली यानी जैसे हमारी P1 जॉब थी वो एग्जीक्यूट हो रही थी और उसे वेट करना पड़ा था कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए, इट इज़ रिमूव फ्रॉम द CPU, तो उसे क्या किया जाएगा, CPU से हटा दिया जाएगा। और दूसरी जॉब यानी हम क्या कि हमने जैसे किया था P2 को हम ले आए थे CPU में, तो दूसरी जॉब को सिलेक्ट कर लिया जाएगा एंड द CPU नाउ एग्जीक्यूटिव और CPU से अब चलाएगा। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के नाम से पता चल रहा है यानी इसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर को इस्तेमाल किया जाता है। मल्टी प्रोसेसर इज़ अ टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, ये प्रोसेसिंग की ही एक किस्म है इन विच 2 और मोर प्रोसेसर वर्क टुगेदर, जिसमें एक या एक से ज़्यादा प्रोसेसर एक साथ काम करते हैं टू प्रोसेस मोर देन वन प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, यानी एक या एक से ज़्यादा प्रोग्राम को सोल्व करने के लिए एक साथ। यानी क्या होगा, इसकी एग्जांपल जो सबसे ज़्यादा नॉन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है वो क्या है, हमारे पास यूनिक्स है। एग्जांपल क्या है कि मेमोरी, ये हमारी मेमोरी है, इसके साथ एलोकेट किए जाएंगे 3 CPU, CPU1, CPU2 एंड CPU3। होगा क्या कि मेमोरी क्या करेगी, इन तीनों CPU को एक साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम देगी यानी मुख्तलिफ काम देगी, यानी इसे जॉब 1 दे दी, एलोकेट कर दिया है, इस CPU को जॉब 2 दे देगी और इस CPU को क्या दे दी जाएगी जॉब 3, यानी ये तीनों CPU एक साथ मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं। इंक्रीज थ्रूपुट, हमारा थ्रूपुट इंक्रीज होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली, यानी एक या एक से ज़्यादा प्रोग्राम एक साथ काम करते हैं। रिलायबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस सिस्टम, यानी अगर कोई गलती आ जाती है, यानी अगर हमारा कोई एक CPU ख़राब हो जाता है तब भी हमारे बाकी 2 CPU तो काम करते रहेंगे ना, तो ये ज़्यादा रिलायबल होता है। इकोनॉमिकल, यानी इसकी ये क्या होता है, इसकी कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, ये लो कॉस्ट रखता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग यानी इसमें एक वक्त में कई काम किए जाते हैं। मल्टीटास्किंग एक्सटेंशन है टू मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्क यानी कि मल्टीटास्किंग इज़ एन एक्सटेंशन टू मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ये न्यू वेरिएंट समझ लें मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। जॉब विल बी एग्जीक्यूटिंग इन टाइम शेयर मोड, जॉब को टाइम शेयर मोड में किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 5 जॉब हैं, हमने कितने के जॉब्स परफॉर्म करने हैं, 5 जॉब हमारे CPU ने परफॉर्म करने हैं, तो और हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1 मिनट है इन 5 जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए। तो ये 1 मिनट इन 5 जॉब्स के लिए को इक्वल डिवाइड किया जाएगा, ये 1 मिनट इन 5 जॉब्स को इक्वली डिवाइड किया जाएगा। यानी क्या मतलब कि अगर हमारे पास जाता है प्रोसेस 1 जाता है CPU के पास, प्रोसेस 1 जाएगा CPU के पास और प्रोसेस 2 भी गया CPU के पास, तो ये क्या करेगा, प्रोसेस 1 को एक ख़ास टाइम तक ही करेगा, अलाउ करेगा। अगर फास्ट टाइम तक ही इसको प्रोसेस करेगा, अगर जब तक वो फुल अप नहीं होती, यानी अगर आपका काम नहीं हुआ लेकिन अगर आपका टाइम कवर हो गया है, तो ये क्या करेगा, आपके प्रोसेस को वापस मेमोरी के पास भेज देगा और दूसरे प्रोसेस को करना शुरू कर देगा। इसमें आम तौर पर 10 सेकंड्स दिए जाते हैं एक प्रोसेस को। जब तक एक 10 से अगर प्रोसेस 1 आया और उसके 10 सेकंड कंप्लीट हो गए हैं तो CPU उसको वापस भेज देगा मेमोरी के पास और प्रोसेस 2 स्टार्ट कर देगा। फिर उस प्रोसेस 2 को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और उसको 10 सेकंड हो गए तो उसे मेमोरी के पास वापस भेज दिया जाएगा। और फिर प्रोसेस 3 हमारा CPU के पास चला जाएगा और प्रोसेस 3 अगर हो जाएगा कंप्लीट, यानी 10 सेकंड में अगर कंप्लीट नहीं होता तो उसे वापस मेमोरी के पास भेज दिया जाएगा। फिर से दोबारा प्रोसेस 1 को लिया जाएगा, फिर प्रोसेस 2 को, प्रोसेस 3 को, इस तरह अगेन एंड अगेन जब प्रोसेस चलता रहेगा जब तक एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होती। इसका प्रोसेसिंग ऑर्डर क्या है, प्रोसेसिंग ऑर्डर P1 P2 P3, यानी पहले P1 P2 फिर P3 को एग्जीक्यूट किया जाएगा, फिर दोबारा P1 P2 एंड P3 को एग्जीक्यूट किया जाएगा और तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक आपकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होती। हर प्रोसेस को CPU 10 माइक्रोसेकंड्स देता है टर्न बाय टर्न अपनी बारी आने पे, यानी पहले इसने 10 माइक्रोसेकंड एक प्रोसेस 1 को देगा, फिर दूसरे उसमें प्रोसेस को देगा 10 माइक्रोसेकंड, तीसरे को, फिर चौथे को, पाँचवें को, और फिर अगर सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए फिर से दोबारा प्रोसेस 1 को 5 सेकंड दिए जाएंगे, 10 माइक्रोसेकंड देंगे, फिर प्रोसेस 2 को 10 माइक्रोसेकंड दिए जाएंगे।
रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, द सिस्टम विच आर स्ट्रिक्ट डेडली टाइम बाउंड आर कॉल्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी वो सिस्टम जिसमें टाइम लिमिट का फिक्स किया जाता है कि इतने टाइम में ये काम होना चाहिए, उसे हम कहते हैं डेडली टाइम बाउंड। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के आगे से दो तरह के टाइम दिए जाते हैं, हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम में क्या किया जाता है, हार्ड रियल टाइम में टाइमिंग फिक्स होती है जिसके मुताबिक ही आपको काम करना पड़ता है। अगर उस टाइम वो काम ना हो तो बहुत नुकसान होता है। रियल टाइम रियल हार्ड रियल टाइम की एग्जांपल है मिसाइल सिस्टम। सॉफ्ट रियल क्या टाइम होता है कि जिसमें माइनर डिले टाइम हो सकता है, माइनर डिले थोड़ा बहुत डिले किया जा सकता है जिसके टाइम में। और इस तरह के सिस्टम में कौन सा जाता है, बैंकिंग सिस्टम या बैंकिंग सेक्टर, यानी बैंक में इस तरह का सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है। यानी जहाँ अगर थोड़ा बहुत टाइम का डिले हो जाए तो चल जाता है, लेकिन हार्ड रियल टाइम सिस्टम में थोड़े से भी टाइम का डिले को बर्दाश्त नहीं किया जाता।